प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इसमें हमने लास्ट टर्न पर आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया है ना। डाई हाइब्रिड क्रॉस की जो फिनोटिपिक रेशो थी बच्चों, वो क्या थी? फिनोटिपिक रेशो डाई हाइब्रिड क्रॉस की बोलो। 9:3:3:1। और फिर जीनोटिपिक रेशो क्या थी? बहुत आसान है याद कर, देखो 1:2:1, फिर दुगना कर दो 2:4:2, और फिर वापस आओ 1:2:1। ठीक है ना। ये किसकी थी? जीनोटिपिक रेशो। टू नहीं आएगा कहाँ पे? 1:4:1। 1:2:1 ठीक तो है। ठीक है, ये 3, 4, 2, 6, 4, 10, 2, 12, 13, 2, 15, 1, 16। ठीक है, यही है बेटा रेशो। लड़ो मत, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात, आपने याद कर लिया, अच्छी, कोई बात नहीं। कंफ्यूजन हो सकता है, लग सकता है, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात। चलिए, ये फिनोटिपिक रेशो, ये जीनोटिपिक रेशो। अगर हम फिनोटिपिक रेशो को देखें, ये जो 16 के 16 हैं, इनमें से अगर हमने क्रॉस कराया था, अगर आपको याद हो, उसी क्रॉस के कंसर्न में मैं कुछ और बातें आपको बता। हमने क्या लिया था? सीड कैसे लिए थे? राउंड एंड येलो, यानी कॉम्बिनेशन पूरा क्या था? राउंड एंड येलो। और उसका क्रॉस किसके साथ कराया था हमने? किसके साथ कराया था बच्चे? रिंकल एंड ग्रेन। क्लियर। और जब हम F1 की रेसो छोड़िए, F1 तो यही मिला था हमें, आर, अरे स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, स्मॉल आर, ठीक है। तो मैं स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक। और सेल्फिंग हमने कराई थी यहां पर, ये वाली। और जब हम, ये थी F1, और जब हम F2 में गए थे, तो हमें क्या मिला था? ये कॉम्बिनेशन मिला, है ना। ये कॉम्बिनेशन हमें मिला, ये कॉम्बिनेशन हमें मिला, और ये कॉम्बिनेशन, ये तो बात थी। जब सबसे लास्ट में हम आए थे, F2 पे आए थे, 1, 2, 3, 4, कितने टाइप के फिनोटाइप मिले हमें? 4, 4 टाइप के। लेकिन फिनोटिपिक रेशो क्या थी? रेशो और टाइप दो अलग अलग चीजें हैं। तो एक तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको, कि क्वेश्चन में रेशो पूछी गई है या टाइप पूछा गया है, इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, ये टोटल नंबर पूछा गया है, तीन चीजें हो गई, टाइप, रेशो, टोटल नंबर, ये तीन चीजें हैं। इनमें से आपको ध्यान में रखना है पूछ क्या रहा है, उसी हिसाब से उसे जवाब देना है। अब आप देखें, ये जो है क्या है? ये
इसका फिनोटाइप बताओ। ये था राउंड एंड येलो, और ये था रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, ये कैसा है? राउंड एंड येलो, यानी ऐसा पेरेंट था। राउंड एंड येलो ऐसा पेरेंट था। ये कैसा है? यानी ऐसा भी पेरेंट था है, लेकिन क्या ऐसा पेरेंट था? राउंड एंड ग्रीन नहीं था। क्या ऐसा पेरेंट था? रिंकल्ड एंड येलो नहीं था। यानी अगर हम पेरेंटल देखें तो ये है 9 और 1 10, 9 + 1 = 10। और अगर रिकॉम्बिनेशन देखें, रिकॉम्बिनेंट देखें, तो ये 3 और 3 6 है। भाई पेरेंटल कितने हैं इसमें? 10, और रिकॉम्बिनेंट कितने हैं? 6। इज दैट क्लियर? ये जो न्यू है, और टोटल ये कितने हैं? 16। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो रिकॉम्बिनेंट बने हैं, नए जो बने हैं, ये टोटल प्रोजेनी का कितने % है? ये सीधी सी बात है, 6 है, और कितने? 16 में से 6 बने हैं ऐसे, 100, है ना? 4 से काट दो, 4 चौक 4, कितना? 25। फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 75/2, यानी 37.5% के करीब न्यू कॉम्बिनेशन बनता है। 37.5 पॉइंट के करीब जो है वो हमें क्या मिल रहा है? नया कॉम्बिनेशन मिल रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेंडल। यहां तक बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? अब हम इसी बात को लेके और आगे बढ़ेंगे। आपने देखा कि यार ये फिनोटिपिक रेशियो हमने ये निकाल ली, तो पूरा या तो इसे याद करो या वो रटो मारो या कुछ करो। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि आपको उसमें रटना नहीं, जिसका भी पूछे वो आपको डायरेक्ट उसको यूज करके आप उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो रेशियो है ये अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन रूल है। अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन यानी वो एक्सपेरिमेंट जो मेंडल को फॉलो करते हैं, उन पे ये फार्मूले लागू होंगे। ठीक है, अगर सपोज कीजिए आर आर वाई वाई और आर आर वाई वाई के बीच में एक क्रॉस कराया जाए, और आपसे पूछा जाए बताओ आर आर वाई वाई कितने हैं? आर आर वाई वाई कितने हैं? आर आर वाई वाई कितने? कोई भी कॉम्बिनेशन पूछ ले, कुछ भी बना दे वो, ये बताओ कितने बनेंगे? है? अब इसे निकालने का क्या तरीका? देखिए, एक पेरेंट ये है बेटा, एक पेरेंट ये है। ठीक है, इसमें 2 कैरेक्टर हैं, 2 एलील हैं, एक एलील ये है और एक एलील ये। तो हम इसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह ट्रीट करेंगे। किस तरह से ट्रीट करेंगे? कैसे? पहले एक एलील को पकड़ लो, आर एंड आर, और दूसरा आर एंड, ये कौन है? आर एंड आर है, और ये कौन है? आर एंड आर है। इतना तो कर सकते हैं सब बच्चे, इसमें कोई दिक्कत? इसका कॉम्बिनेशन बनाओ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। क्लियर? अब ऐसे ही दूसरे का कर लो। दूसरा कौन है भाई? हाँ जी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई। तो ये बनाएंगे, अरे ये थोड़ा सा, हाँ, ये कैपिटल वाई, तो ये हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये क्या है? कैपिटल वाई
एंड ये, ठीक है बच्चे। अब इतना कर लिया आपने, ये तो सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना सब जानते हैं। अब कुछ नहीं बचा बस इसमें, यही था मेन। तो अगर ये करना आ गया तो बाकी अब इसने पकड़ो जोड़ा। पहले ये क्या कह रहा है, एक एक को पकड़ेंगे इसे, आर आर। अब ये देखो कि भैया आर आर तो ऊपर वाले में ही मिलेगा, तो इसमें कितने हैं, ये एक है। कितने में से, चार में से। चार में से कितना है, 1/4। और फिर इसके साथ ही दूसरा मल्टीप्लाई में आ गया ये वाई वाला। ऐसे ही वाई वाला देखो कौन सा पूछा इसने, स्मॉल वाई कैपिटल वाई। स्मॉल वाई कैपिटल वाई कितने हैं, एक ये है और एक ये है, तो कितना हो गया, 2/4। मल्टीप्लाई करो, 2 ही कम, 4 चौक 16। तो 16 में से 2। लेकिन क्या होता है, इसे हमें मिनिमम में देना होता है जवाब। कभी कभी तो ये ऐसे ही पूछ लेता है, कभी कभी क्या पूछ लेता है, मिनिमम कर देता है। तो इसे और छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 1/8, है ना। अब आंसर क्या है, 16 में से 2 हैं तो टोटल 2 है। टोटल कितने हैं, 2 है। ये बात समझ में आई आपको। तो ऐसे ही किसी भी कॉम्बिनेशन का निकाल सकते हो आप। चलो सब बच्चे इस वाले का निकाल के दिखाओ मुझे। ये जो मैंने राउंड किया है इसे निकालो, जेब में से बाहर हाथ निकालो फटाफट और करो। समझ में तो आ गया ना सबके, निकालो सब। जिसे मैंने राउंड किया है ये पूरा का पूरा, इसकी निकालो कितने होंगे ये। हाँ जी, पूछो। पहले सवाल करो फिर पूछ लेना। अगर इससे संबंधित है तो अभी पूछ लो, तो फिर बाद में पूछना। तो बच्चों का निकल गया, 1 2 3 4 5। हम्म? जैसे ये किया है बिल्कुल ऐसे ही। पहले ये इसका करो, फिर इसका करो, दोनों की गुणा करो और आंसर निकालो। दोनों की गुणा करके आंसर निकालो। इतना लंबा नहीं था, एक ने तो बहुत पहले निकाल के रखा हुआ है। कितने आए बेटा, 16 में एक, 16 में कितना आया, 1/16। तरीका वही है, यहां पकड़ो कितना है, 1/4 गुना ये पकड़ो कितना है, 1/4। एक ही कम एक, 1/16, 16 में एक। ठीक है। ऐसे ही यहां पर इसमें एक ट्विस्ट दे सकता है। क्या ट्विस्ट दे सकता है कि भैया एक प्रोजेनी कराई है डाई हाइब्रिड क्रॉस की मेंडेलियन, और टोटल इतने बीज प्राप्त हुए, टोटल इतने बीज प्राप्त हुए हैं। तो अब ये बताइए कि उसमें सेकंड ट्रेट के रेसेसिव कितने प्राप्त होंगे। सेकंड ट्रेट के, ओनली सेकेंडरी ट्रेट के रेसेसिव कितने प्राप्त होंगे। अगर आपको ये निकालना है तो कैसे निकालना, चलो पहले तो मैं यही एक सिंपल करा देता हूँ, फिर बाद में थोड़ा सा। यहां तक बात समझ में आई सब बच्चों को, कितना 1/16 आ गया। अच्छा, अगर 1000 बीज प्राप्त हुए हैं तो वो पूछे कि भैया 1000 में से
ये कितने मिलेंगे? 1000 में से ये कितने मिलेंगे? दोबारा बताइए। देखो, ओके करूं कैंसिल करूं? हाँ ओके करा रहे थे मैं। देखो, ये एक्सपेरिमेंट जो हमने किया है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी कितनी है इसमें? कल मैंने बताया था एक फार्मूला टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी निकालने का, जिससे 16 बनते हैं। तो 16 में से कितने हैं ये ऐसे? तो 2/16 था ना हमारा, तो 16 में कितने हैं इसे? दो, और पूछे कितने में? 1000 में। समझिए बात को या नहीं? तो 1000 में निकाल के दिखाओ मुझे कितने बनेंगे। समझ में आई बात या नहीं आई? एक बार और देखें इसे। थोड़ा सा मैं इधर से साफ कर दूं। है एक पूरा बड़ा ही वो चाहिए। देखिए, हमने पूछा है कि मेंडेलियन का एक डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया गया। क्या कराया गया? डाई हाइब्रिड क्रॉस। जो F1 जनरेशन आई उसका फिर क्रॉस कराया गया मेंडेलियन। F2 में उसने पूछा है अगर टोटल 1000 बीज हमें प्राप्त हुए, कितने सीड टोटल प्राप्त हुए? टोटल सीड हमारे हैं 1000। तो उन 1000 में ये जो हमारा कॉम्बिनेशन बनाया है ये कितने होंगे, ये पूछा है। हमने उस फार्मूले से कितने में निकाले? 16 में। 16 में कितने हैं? 16 में तो है दो, एक में होंगे 2/16 और 1000 में होंगे 2/16 गुना, यही होंगे कि नहीं होंगे? इसका सीधा सा तरीका है, हमने ये जो यहाँ रेशो निकाली ना, जो 16 वाली रेशो, कितनी है? 16 वाली जो रेशो है, इसे डायरेक्ट उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जिसमें उसने पूछा, क्योंकि वही आएगी फिगर। 2/16 गुना 1000 ही बैठेगा, टाइम बचाने के लिए। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? टाइम बचाने के लिए ना। समझ गया ना क्यों कर रहे हैं? वरना तरीका तो स्टैंडर्ड एट्थ में कराए होंगे ना सवाल, एकक नियम के, है ना? यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड के क्या है ना, तो ये यूनिटरी मेथड तो है। कितने मिले? 125। कितने मिले? 125 सीट जो है इस तरह के प्राप्त होंगे। क्लियर? हम्म, क्लियर? अब ये जो प्राप्त होने वाली चीज है ना, इस पे वो ट्विस्ट करता है, नंबर भी दे देता है। और प्राप्त करने वाली में देखने आपने देखा 16 कॉम्बिनेशन है। ये कितने कॉम्बिनेशन है? 16। और 16 के साथ 16 के अंदर 32 घुसे हुए हैं एलील। 16 के अंदर कितने एलील घुसे हुए? 32। अब ये 32 एलील का कोई भी कॉम्बिनेशन आपसे पूछ सकता है। 32 एलील का कोई भी कॉम्बिनेशन वो आपसे पूछ सकता है ना, कि भाई ये बताओ कितने होंगे। तो उसे इसी तरह से आपको इस्तेमाल करके निकालना। समझ में आया ये सवाल? अब इसमें एक और चीज पूछता है, एक तरह से और पूछता है, फिनोटाइप इस तरह से पूछ लेता है। किससे पूछ लेता है? फिनोटाइप। आपने देखा फिनोटाइपिक रेशियो है 9:3:3:1। और ये कैसे थे बच्चे? राउंड एंड येलो। ये कैसे थे? राउंड एंड ग्रीन। ये कैसे थे? रिंकल्ड एंड येलो। ये कैसे थे? रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, अब सवाल कैसे पूछेगा कि भाई मेंडेलियन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो टोटल राउंड बताओ कितने थे? टोटल राउंड दूसरे को नहीं पूछा उसने, केवल अकेले हिस्से को पूछ लिया। अब टोटल राउंड
राउंड पूछा है, फिनोटाइप पूछा है, जीनोटाइप पूछा है? जो पिछले सवाल था उसमें तो जीनोटाइप पूछा था उसने, यहाँ फिनोटाइप पे सवाल बना दिया उसने। अब टोटल राउंड करेंगे आप। राउंड ये कैसे है बच्चे? राउंड है। ये भी कैसे है? राउंड है। अगर राउंड की बात करें 9 + 3 = 12, कितने में? 16 में। और 1000 में पूछ ले तो ऐसे ही निकालोगे, ऐसे ही निकालोगे। सवाल को वो ट्विस्ट करेगा तरह तरह से। समझ में आया ये बात या नहीं? फिनोटाइप भी पूछ सकता है, जीनोटाइप भी पूछ सकता है। एक बार और, ये 9 3 3 1 का फिनोटाइपिक अनुपात पता है। अब इसके साथ इनका फिनोटाइप भी पता होना। ये कैसे है? राउंड एंड येलो। ये कैसे है? राउंड एंड ग्रीन। ये कैसे है? रिंकल्ड एंड येलो। ये कैसे है? रिंकल्ड एंड। और सवाल सुनिए क्या पूछा उसने पूछा कि भैया 1000 बीजों में ये बताइए कि कितने बीज गोल हैं। गोल के साथ दूसरा करेक्टर नहीं जोड़ा उसने, केवल गोल पूछ लिया। अच्छा, गोल शब्द आते ही, राउंड आते ही आपके दिमाग में दो बातें आएंगी। इसने फिनोटाइप पूछा है या राउंड क्या कह रहा है? फिनोटाइप या जीनोटाइप? फिनो। तो इसका मतलब फिनोटाइप कह रहा है तो फिनोटाइप रेशो से ही निकलेगा जी। फिनोटाइप से निकालने का तरीका ये जो मैंने आपको बता रहा हूं, ये गढ़िए। भैया राउंड पूछा है तो अब हमें केवल राउंड शब्द को देखना है। ये नो कैसे है? चलो भूल जाओ, केवल राउंड। और ये 3 कैसे हैं? राउंड। और तो कहीं राउंड नहीं है इसमें। तो राउंड टोटल कितने हो गए? 12। ये कितने में है? 16 में। 16 में तो है 12। 16 में है 12, एक में होंगे 12/16, 1000 में होंगे 12/16 गुना 1000। क्लियर? आगे समझ में? इस तरह से पूछ सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई बात समझ में ना आई हो इसमें तो पूछिए। फिनोटाइप से कैसे निकालने हैं, जीनोटाइप से कैसे निकालने हैं, कोई विशेष जीनोटाइप पूछ लिया तो कैसे निकालेंगे, कोई विशिष्ट फिनोटाइप पूछ लिया तो हम कैसे निकालें। ठीक है, फिनोटिपिक रेशो तो ये पता होनी चाहिए। जीनोटिपिक में मैंने आपको तरीका बता दिया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह जो दोनों के दोनों जीन है उन्हें कंसीडर करेंगे और जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा वो उसमें से पकड़ के निकालते हैं। ठीक है, चलिए हटा दो इसे और देखते हैं कि ये तो था मेंडेलियन तरीका, है ना। अगर मेंडेल के अलावा, हालांकि नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर मेंडल के अलावा पूछते हैं तो केवल पूछ लेते हैं टोटल नंबर ऑफ जाइगोट कॉम्बिनेशन बताया, यानी जाइगोट कितने होंगे, प्रोजेनी, नंबर ऑफ प्रोजेनी। वहां पर तो आपने 4 की पावर n देखा था जब मेंडेलियन था। लेकिन अगर मेंडेलियन ना हो, कोई दूसरा हो, तो नंबर ऑफ जाइगोट कैसे निकाले जाते हैं, जरा उस तरीके से उसका फार्मूला देखिए। नंबर ऑफ जाइगोट कॉम्बिनेशन। जाइगोट से जब बात करते हैं तो इंडिविजुअल आ जाते हैं इसमें ना, या टोटल गैमीट्स ऑफ पेरेंट्स 1 मल्टीप्लाई टोटल गैमीट्स ऑफ पेरेंट 2। पेरेंट्स 1 के गैमेट्स निकालो, पेरेंट्स 2 के गैमेट्स निकालो, उन दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन इतने बनेंगे। ये क्रॉस करा दिया, ठीक है, एक एक क्रॉस ये करा दिया और उसने बता दिया कि भाई टोटल प्रोजेनी कॉम्बिनेशन बताइए कितने बनेंगे। कैसे निकालोगे? मैंने अभी फार्मूला बताया आपको, है ना। पहले गैमेट्स निकाल लो इसके, और फिर इसके गैमेट्स निकाल लो, और फिर दोनों की क्या कर दो, गैमेट निकालने मैंने कब बताए थे आपको? कल बताए थे ना। गैमेट निकालने का फार्मूला करो इस सवाल को और बताओ मुझे
सब बच्चे करके दिखाओ अपनी कॉपी में। गैमीट्स निकालने कल मैंने बताए थे कैसे निकाले जाते हैं। नंबर ऑफ गैमीट्स इक्वल टू नंबर ऑफ गैमेट्स इक्वल टू निकालो। अलग अलग निकाल लो, फिर मल्टीप्लाई करो, जल्दी से निकाल लो। अभी एक एक से पूछूंगा मैं आंसर, अलग अलग हिस्सा निकालो जल्दी अपनी कॉपी। निकाल लिया? कितने ने निकाल लिया? कितने बच्चों ने निकाल लिया? 1 2 3 4। हाँ भाई, इधर से निकाला किसी ने? चलिए बता दो, ये निकाला है इसके गैमीट्स निकाले हैं? गैमीट्स निकाले हैं इसके? कैसे निकलेंगे? कैसे निकलेंगे पहले तो ये बताओ। हैं? कल तो आए थे क्लास में, नंबर ऑफ गैमीट्स के लिए फार्मूला बताया था 2 की पावर n। नंबर ऑफ गैमीट्स के लिए क्या फार्मूला बताया था? 2 की पावर n। और हमें 2 की पावर n निकालने से यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ हाइब्रिड। ये हाइब्रिड है क्या? यस। एक एलील हुआ। ये है क्या? ये है क्या? तो कितने हो गए? 2 की पावर 3 इजिकल टू 8। इधर तो आ गया 8। अब ऐसे ही निकालो भैया इधर, ये भी 2 की पावर n, बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया हमने। तो 2 की पावर n बराबर 2 की पावर n, ये है क्या? ये 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 तो कितने हैं? 1। तो 2 की पावर 1 बराबर 8 इधर और 2 इधर इजिकल टू सब बच्चों का ये आया आंसर। तो इसका मतलब जब मेंडेलियन को फॉलो ना कर रहे हो तो ये तरीका। मेंडेलियन क्या कहता है? सेल्फिंग। मेंडेलियन क्या कहता है? यानी जो F1 में मिला है, अगर वही वैसा ही सेम पेरेंट क्या है, दोनों पेरेंट सेम जैसे हैं F1 के वाले, यानी हाइब्रिड एक जैसे, तो मेंडेलियन लॉ है। और अगर उनमें भिन्नता है तो क्या ये है उसके जैसे? वो पेरेंट्स अलग हो गया, ये पेरेंट्स अलग हो गया, तो इसलिए इस तरह से पहचान करके, फार्मूले की पहचान करके आप निकाल दें। ठीक है? यहां तक कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि हमने मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस पे जो संभावित प्रश्न बनते हैं उनको हमने यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कल हमने एक और चीज बताई थी आपको, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या बताई थी? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। किसने दी थी ये? सटन एंड बायरिक। सटन एंड क्या थे इनकी क्रोमोसोमल थ्योरी के मेन हिस्से? इन्होंने देखो,
इन्होंने क्या किया, पैरेललिज्म दिखाया किस किस के बीच में, क्रोमोसोम एंड जीन्स के बीच। किसके बीच में दिखाया बच्चे, क्या पैरेललिज्म दिखाया कि भैया दोनों पेयर में होते हैं, ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, अलग अलग सेग्रीगेट होते हैं, वो अलग होगा, जीन अलग होगा, ये अलग होगा, ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट। और फिर एक चीज इन्होंने कहा, मूवमेंट, इन्होंने सेल डिवीजन से क्या ले लिया, मूवमेंट। और इन तीनों को जोड़कर जो मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस या मोनो हाइब्रिड क्रॉस था उसको बताया। जब आप देख रहे थे कि जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा, डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे थे फर्स्ट जनरेशन के बाद, सेल्फिंग कराई, तो सेकंड जनरेशन में कितने गैमेट बन रहे हैं, चार, चार तरह के बन रहे हैं। कितने तरह के बन रहे हैं, चार। अब कल मैंने एक सेल डिवीजन बताया था आपको, बताया था, वो पकड़ा आपने, अगर वो नहीं पकड़ में आया तो एनसीईआरटी खोलो अपनी, एनसीईआरटी में खोलो डिवीजन, हाँ ये सेम, ये जो खोल रखा है बच्चे हैं, पढ़ने को पलटो, इसमें सेल डिवीजन दिखा है, पढ़ना पड़ती है, जहां पे सुटन एंड बोवेरी ने सेल थ्योरी दी है, क्रोमोसोमल थ्योरी दी है, उसके नीचे उन्होंने सेल डिवीजन की दो संभावनाएं दिखाई हैं, दो पॉसिबिलिटी दिखाई है। क्या है ये पॉसिबिलिटी, देखे जरा, हम इसे पकड़े। कितने क्रोमोसोम दिखा रखे हैं, चार। सिंपल है ये भी, इनमें अभी टेट्राड नहीं बना, टेट्राड नहीं बना। अब इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस होने में क्या होगा, सबसे पहले तो टेट्राड बनेगा, टेट्राड बनने के बाद कंडीशन ये बन जाएगी बच्चों, अब यही प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है बच्चों, ये कंडीशन बन गई। अब ये होमोलोगस क्या होंगे, क्रोमोसोम की पेयरिंग बनेगी, क्या बनेगी, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग बनेगी। अब होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग बनेगी, सपोज कीजिए ये और ये होमोलोगस है, और ये आपस में होमोलोगस है, ये सेम चीज है ये, तो यहां पर ये किस पे आएंगे, स्पिंडल पे आएंगे, स्पिंडल पे आएंगे तो एक यहीं पे है, बस समझने की बात, यही पॉइंट समझने का है इसमें, यहीं से सारी कहानी अलग होती है।
थोड़ा सा मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन मैं तुम्हें समझा दूंगा। हम देखेंगे इसको, इस कॉम्बिनेशन को समझेंगे। यही आपके इस डायग्राम में समझाने की कोशिश की गई। अगर आप देखें, उसने लिख तो दिया है, लेकिन जहां उसने कलरिंग की है उसने रेड और ऑरेंज एक जैसे कर दिए। तो हमें डिफरेंशिएट नहीं पता लग पा रहा कि रेड कौन है और ऑरेंज कौन है ना। ये आपस में होमोलोगस है, ये आपस में होमोलोगस है। सेम चीज यहीं पर है, ये होमोलोगस आपस में है, ये होमोलोगस आपस में। ठीक है। अब ये बनेंगे, ये जाएंगे किस पे, टेट्राड बन गए इनके। टेट्राड बनने के बाद किस पे जाएंगे, ये स्पिंडल पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, स्पिंडल पे जाएंगे। अब यहां पर दो बातें हो सकती हैं। कितनी बातें हो सकती है बच्चे, दो। क्या, कि भैया अगर स्पिंडल ऐसे बनता है, क्या बनता है, तो यहीं से सेल डिवाइड होगी। एक तरफ कैसे चले गए, येलो ऑरेंज के साथ है और रेड ब्लू के साथ। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता, यहां पर इस वाले में बदली है मैंने वो कंडीशन, हाँ यहां पर बदल दी मैंने। लेकिन ये भी तो हो सकता है भाई स्पिंडल पे ही आपस में अदला बदली हो जाए। जरूर थोड़ा ना कि होमोलोगस तो है वो इसका, लेकिन यहां पर क्या हो, स्पिंडल क्या हो जाए, चेंज हो जाए। स्पिंडल क्या हो जाए, चेंज हो जाए। यानी वो लेफ्ट की बजाय राइट वाली साइड पे आ जाए, राइट की बजाय लेफ्ट वाली साइड पे आ जाए। तो इस हिसाब से ग्रीन के साथ कौन चला गया, ब्लू। ये ग्रीन है, हाँ येलो मान लो इसे, येलो के साथ कौन चला गया, और रेड के साथ कौन चला गया, और ये भी अलग हो गए। तो ये जो बने, ये जब गैमीट्स बनाएंगे, तो भैया गैमीट्स बने येलो ऑरेंज रेड ब्लू, येलो ऑरेंज और रेड ब्लू। और यहां पर अगर बनेंगे तो येलो ब्लू रेड ऑरेंज। कितने प्रकार के गैमीट हो गए, चार। चार प्रकार के ही गैमीट बने यहां पर भी। यानी ये पॉसिबिलिटी इस कारण से आती है, जो हमारा स्पिंडल बन रहा है उस पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है पेयरिंग तो हुई उनकी ठीक, लेकिन जब पेयरिंग पे सजने लगे, वो सजने में लेफ्ट राइट हो सकते हैं, ठीक है ना। और उससे चार प्रकार के गैमीट्स बन सकते हैं। और ये चार प्रकार के जो गैमीट्स बन सकते हैं, ये उसी संभावना को शो करते हैं, जो संभावना या जो बातें किसने बताई थी, मेंडल ने बताई। यानी बोवेन एंड सटन, बोवेरी एंड सटन, दोनों के दोनों ने थ्योरिटिकली मेंडल की बात को सिद्ध किया अपनी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देके और सेल डिवीजन की हेल्प से। एक्सपेरिमेंटली नहीं उन्होंने कुछ किए। एक्सपेरिमेंट किसने किए, एक्सपेरिमेंट किए टीएच मॉर्गन। किसने किए, टीएच मॉर्गन। कौन है बच्चे, टीएच
मॉर्गन, क्या नाम इन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। उन्होंने अपने प्रयोग कौन से प्लांट पे किए? आइजम सटाइवम पे किए। लेकिन मॉर्गन ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए, पहली बात तो वो प्लांट नहीं था, एनिमल था। और उस एनिमल का नाम क्या था? फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई। इस पर अपने एक्सपेरिमेंट किए। इसे क्या कहते हैं? हाँ, ड्रोसोफिला मिलेनो गैस्टर। ड्रोसोफिला मिलेनो गैस्टर। छोटी सी फ्लाई होती है, फ्रूट फ्लाई है, फलों पर आती है। क्यों चुना उन्होंने फ्रूट फ्लाई को? इसके 5 बेसिक कारण थे। कितने कारण थे? 5 कारण गिनाओ फ्रूट फ्लाई को चुनने के। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। पहला कारण, भैया इसे प्रयोगशाला में डेवलप करना, फूलना फुलाना बहुत इजी था। क्यों? फ्रूट फ्लाई है, जरा से फूल पे आ जाती है। आपके घर में केला नहीं खाया आपने, सड़ा हुआ रख दिया लैब में, उसी पे फ्रूट फ्लाई प्राप्ति रही। नंबर 1, लैब में उन्हें प्रोड्यूस करना आसान है ना, इजी टू प्रोड्यूस या इजी टू पैक, पालना आसान है। नंबर 2, इनका लाइफ स्पान कितना है? 2 वीक। लाइफ साइकिल कितना है? 2 वीक। 2 वीक में नई प्रोजनी आ रही है भाई, है ना। 2 वीक क्या होते हैं? अगर वो ये ना लेके हाथी ले लेता, सबसे पहले तो हाथी को पालना मुश्किल, हाथी को पालना मुश्किल। नंबर 2, लाइफ स्पान ब्रीड, हाँ, बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। और ब्रीडिंग टाइम भी बहुत लंबा है। ब्रीडिंग टाइम सबसे लंबा मुझे लगा एलिफेंट का ही है। हाँ, तो भैया वो तो मर जाता इतने। तो उसने कहा यार ऐसा चुनो जो तेजी से पनपता हो। तीसरी बात, एक बार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतने सारे एग आ जाते हैं, बहुत सारे एग, है ना। तो ऑफ स्प्रिंग, नंबर ऑफ स्प्रिंग आते हैं। नंबर ऑफ स्प्रिंग आने से क्या फायदा हो रहा है? ठीक है, कोई भी अगर आप एक्सपेरिमेंट 10 जनों पे करो और वही एक्सपेरिमेंट बहुत जनों पे करो, मान लिया आप कोई एक मूवी देख के आए, मान लिया धुरंधर देख के आए आप, है ना। और हाँ, ले लो, आपने 10 जनों से पूछा कैसी है, 10 में से 8 ने कहा अच्छी है, 2 ने कह दिया बेकार है। आपने कहा यार 8 ने ही तो बनाया अभी, तो आपका स्पान वो क्या था? छोटा था। फिर आपने देखा 1000 की स्टडी को देखा, 1000 में से यार 800 कह रहे हैं अच्छी है, 200 कह रहे हैं बेकार है। यार 1000 800 कह रहे हैं अच्छी है, आपने कहा नहीं यार और बढ़ाओ उसे। 1 लाख का हो गया वो, 1 लाख में से क्या कह रहे हैं? 80,000 कह रहे हैं बहुत अच्छी, 20,000 कह रहे हैं बेकार है। आप कहेंगे यार 80,000 तो बहुत बड़ी फिगर होती है, 80,000 को फायदा हो रहा है। आपका फील्ड बड़ा हो गया, फील्ड बड़ा हो गया तो आपने अपनी वो बात में कॉन्फिडेंस जाग गया, उस बात में क्या जाग गया? कॉन्फिडेंस आ गया। तो फील्ड, एक्सपेरिमेंटल फील्ड का दायरा उतना बड़ा लेके चलेंगे, आप जो रिजल्ट निकालेंगे उसकी विश्वसनीयता उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। और वो कब बढ़ेगी? जब नंबर ऑफ स्प्रिंग आपको ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्प्रिंग जो है ज्यादा मिल रहे थे, इसलिए भी उन्होंने ड्रोसोफिला को लिया। और क्या बात थी भैया? मेल एंड फीमेल डायरेक्ट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मेल और फीमेल सेपरेट सेपरेट है। और मेल और फीमेल में क्या होता है? अलग दिखते हैं, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर दिखते हैं। फीमेल आपके बनी हुई है, मेल और फीमेल, फीमेल बड़ी है, मेल छोटा है ना। कुछ डिस्टिंक्ट, एक पे ब्राउन लाइन है, एक पे येलो लाइन है। और तीसरा, इनमें ना और क्या, पांचवी क्या चीज होगी? हाँ, हेरिडिटी वेरिएशन बहुत है यार, वेरिएशन पे ही तो काम करना है। जो भिन्नता है, गुणों की भिन्नता है, उस पे ही तो हमें काम करना है। तो हेरिडिटरी वेरिएशन क्या है? बहुत ही ज्यादा है। ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आ गया और हेरिडिटी वेरिएशन बहुत ज्यादा। तो इस आधार पर उन्होंने क्या लिया? ड्रोसोफिला को चुने है और अपने एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए।
एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। ठीक है, ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में अलग अलग कैरेक्टर को चुना। तो कुछ एक्सपेरिमेंट में तो उन्होंने पाया कि हाँ ठीक है, मेंडल के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट उनके ऐसे थे जिसमें वो मेंडल जो बोल रहे थे उस रेशो को नहीं टच कर रहे थे, है ना, उस रेशो को टच नहीं कर रहे थे। अभी मैंने बताया था आपको, मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस की जो रेशो थी वो कितनी, 9:3:3:1। ये और ये क्या है, पेरेंटल है। और ये कैसे है, हाइब्रिड कहिए या रिकॉम्बिनेंट कहिए, रिकॉम्बिनेंट है ये। इन्हें रिकॉम्बिनेंट अब कहना शुरू कर देंगे हम, ये रिकॉम्बिनेंट है। अब मेंडल के एक्सपेरिमेंट में इनका परसेंटेज कितना निकला था, हमने निकाला था 37.5% था शायद, है ना। तो 37.5% ये है, तो 100 में से 37.5 घटा दो, बाकी किसका आ गया, पेरेंटल का आ गया। पेरेंटल का मतलब समझिए ना, यानी वो कॉम्बिनेशन जो पेरेंट्स में था जो। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, उन्होंने भैया कैरेक्टर लिए मेल और फीमेल। अच्छा, ड्रोसोफिला में भी जो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स होता है ना, वो हमारी तरह ही होता है जैसे एक्स वाई होता है। और उसमें उन्होंने उन कैरेक्टर्स को पकड़ा जनरली जो किस पे थे, सेक्स क्रोमोसोम पर थे और एक्स पर थे। किस पर थे, एक्स क्रोमोसोम पर थे वो कैरेक्टर। उन्हें मिल गए कुछ कैरेक्टर, जैसे उनमें से एक कैरेक्टर था रेड आई, हाँ आई कलर का, किसका था, आई कलर का था, आई कलर था। और आई कलर के अलावा एक और क्या था, बॉडी कलर, विंग साइज था एक, क्या था, विंग साइज था, और एक था बॉडी कलर भी था शायद, बॉडी कलर था, बॉडी कलर, बॉडी कलर, है ना, मेल और फीमेल का बॉडी कलर। ये तीन कैरेक्टर पे उन्होंने काम किए। और जब उन्होंने तीन कैरेक्टर पे काम किया, पहले एक साथ में दो लिए, पहले पहले ये लिए उन्होंने दो, आई कलर एंड किस पे है इसके, जीन किस पे है, एक्स पे। जीन किस पे है बच्चे, एक्स पे है, एक्स पे है, एक्स क्रोमोसोम पर है, एक्स क्रोमोसोम पे है इसके जीन। ठीक है, और जीन जो है उन्होंने ये बात भी बताई कि जीन जो है क्या होते हैं, अरेंज रहते हैं, लीनियरी अरेंज रहते हैं, लीनियरी क्या रहते हैं, अरेंज रहते हैं। और जब ये लीनियरी अरेंज रहते हैं तो अब ये जो इनकी कहानी थी, 62.5 बच गया ना, ये 62.5। अगर हम मेंडल को देखें, मेंडल वाली बात कर रहा हूं, अब जब इन्होंने ये किया तो इन्हें ये रिजल्ट ही नहीं मिला मेंडल वाला, इससे बल्कि बहुत दूर दूर का रिजल्ट मिल गया। जो पेरेंटल कभी 37.5 मिलने चाहिए थे, वो कहां पे सिमट के आ गए, 1.3% पे। कितने रह गए भाई, 1.3% ही न्यू कॉम्बिनेशन मिल रहा है, बाकी सारा कॉम्बिनेशन क्या मिल रहा है? पेरेंटल, बाकी सारे पेरेंटल। उसने कहा भाई ये कैसे है? यहां पर वो कुछ सोचने पे मजबूर हुए, उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी को पुनः खड़ा कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और वो गड़बड़ उन्हें पकड़ में आई, वो गड़बड़ उन्हें पकड़ में आई। और पकड़ में क्या आई, उन्होंने कहा कि भाई जीन जो है वो क्रोमोसोम पर लीनियरी अरेंज्ड होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, लीनियरी अरेंज्ड होते हैं। ठीक, ये बात उन्होंने कही।
और जब लीनियरली अरेंज हैं, तो जब क्रोमोसोमल थ्योरी को देखें तो उसमें तो भैया सेल डिवीजन भी है, मियोसिस भी है। और मियोसिस की ये घटना क्या है? क्रॉसिंग ओवर। क्या है? क्या होता है क्रॉसिंग ओवर में? जीन के जो सिस्टर क्रोमेटिड है उनके बीच में जीन के जो पार्ट है वो एक्सचेंज होते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होते हैं? पहले तो ये बताओ। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होते हैं हमेशा, है ना? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, समझ गया ना? सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं? उनके बीच में एक्सचेंज होता है। और ये जीन के एक्सचेंज के, एलील के एक्सचेंज की संभावना तब बहुत कम हो जाती है जब वो जीन बहुत पास पास हो और टाइटली अटैच। जीन के पास पास हो और टाइटली, यानी वो जू के तू ही अगली प्रोजनी में पहुंचेंगे विदाउट क्रॉसिंग ओवर। इसी घटना को उन्होंने क्या नाम दिया? लिंकेज। इसी घटना को उन्होंने क्या नाम दिया? लिंकेज। लिंकेज नाम दिया। उन्होंने कहा जब ठीक है, अगर ये बात सही है, अगर हम ये मान लें कि ये और ये बहुत क्लोज क्लोज थे, तो फिर ये क्यों? ये 100% ऐसे ही होने चाहिए, ऐसी कर। उन्होंने कहा नहीं, हमने ये कहा है कि संभावना है। तुमने 100% नहीं से माना। हो सकता है अगर यहां पर ये किसका जीन है बच्चे? किसका जीन है? व्हाइट रिसेसिव है, और ये कौन सा है? येलो। हो सकता है भी कभी इनके बीच में केज मेटा बन जाए। सामान्यतः नहीं बनता, लेकिन ऐसी भी संभावना कभी बने नहीं। कुछ तो डिस्टेंस है उनके बीच में, रेयर में ऐसा हो सकता है कि उनके बीच में केज कुछ में बन जाए, कुछ केसेस में बन जाए। और जब बनता है तब ये परसेंट शो होती है। ठीक, इसी के साथ एक और उन्होंने लिया था। किसका लिया था? व्हाइट एंड मॉडी, जो वो मिनिएचर, क्या थे? व्हाइट एंड मिनिएचर। मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब छोटे पंख। फीमेल में लिया उन्होंने व्हाइट एंड मिनिएचर, यानी छोटे पंख वाली फीमेल। ये दूर दूर थे, ये दोनों जीन क्या थे? दूर दूर थे। और जब ये दूर दूर थे, जब इनकी क्रॉसिंग कराई तो वही वैल्यू उन्हें मिल गई जो मेंडल की थी, लगभग 37.2%। और ये 37.5% थी, तो लगभग वो बराबर ही है। तो यानी उन्हें मिल गई। तब उन्होंने एक रूल निकाला कि भैया, कि जो जीन लीनियरली पास पास अरेंज होते हैं उनमें रिकॉम्बिनेंट की डिग्री जो है, उनकी संभावना क्या होती है? कम होती है। पेरेंटल होने की संभावना ज्यादा है। और जब ये एलील, ये जीन दूर दूर होते हैं तो इनमें ये संभावना बन जाती है। मेंडलिन को ये फॉलो करते हैं। इनका एक शिष्य भी था, स्टुअर्ट वॉन, शायद स्टुअर्ट वॉन, है ना? उसने इस बात को लेके भाई रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज, रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज उन्होंने बताई। और उन्होंने कहा कि यार जीन के ऊपर तो अगर हम इस बात को लें तो क्रोमोसोम के ऊपर जीन की मैपिंग कर सकते हैं, जीन की पोजीशन बता सकते हैं, कौन जीन कहां कहां पर होना चाहिए। तो उसे नाम दे दिया गया क्या? जीन मैपिंग। क्या क्या नाम दिया गया? जीन मैपिंग। जीन मैपिंग का सिद्धांत इस बात पे आधारित है बच्चों, जब जीन आपस में दूर दूर होंगे तो उनमें दूरी क्या होगी? क्रॉसिंग ओवर क्या होगा? ज्यादा होगा, रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज ज्यादा होगी। और अगर वो पास पास होंगे, रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज क्या होगी? उतनी ही कम होगी। और इस बात को किसी क्रोमोसोम के ऊपर कोई जीन कहां कितनी दूरी पर मौजूद है, हम जीनों को अरेंज कर सकते हैं, जीन मैपिंग बना सकते हैं। और इसका इस्तेमाल हम मनुष्य के जीनोम में भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं, है ना? तो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज निकाली जा सकती है कैसे? टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग में से कितने रिकॉम्बिनेंट है, तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है? ये जो परसेंटेज निकलती है, ये परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज कहें
जैसे जीन पे दूरी कहें एक ही बात है, क्योंकि हम ये किसमें निकालते हैं, ये भी निकालते हैं सेंटी मॉर्गन में। किसमें निकालते हैं? सेंटी मॉर्गन। सी छोटा, एम, क्योंकि एम नाम है व्यक्ति का। ये सेंटीमीटर नहीं है, क्या है ये? सेंटी मॉर्गन। और अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो ये क्या है? सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो दोनों में फर्क है, सेंटी मॉर्गन एंड सेंटीमीटर। जीन मैपिंग की बात आई समझ में? अब एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, देखो पन्ना खोल के है, ये इस एक्सपेरिमेंट में बताऊंगा मैं। ये एक्सपेरिमेंट वही है। अच्छा ये बताओ, एक्सपेरिमेंट कितने बच्चों ने अब से पहले पढ़ा है? ये हाथ खड़ा करो जो आपकी बुक में दे रखा है। एक चित्र दे रखा है, दो चित्र दे रखे हैं, नहीं, क्रॉस ए एंड क्रॉस बी है। तूने पढ़ा है? नहीं पढ़ा, मतलब पहले पढ़ा था। कितने बच्चों ने पढ़ा ये? इसमें दो संभाव आपने पढ़ा है, समझ में आया है? भूल गए? कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। देखिए दो कंडीशन दिखा रखी है उसमें, दो कंडीशन दिखा रखी है। पहली बताइए, फीमेल है एक, जिसमें जीन्स की पोजीशन दिखा रखी है, एक फीमेल है, और एक क्या है बच्चे? मेल है। फीमेल क्या होगा? एक्स, एक्स एंड एक्स वाई। ठीक है, इसे मैं इस वाले इसके एक्स को थोड़ा सा वो कर देता हूं, जिससे पता रहे कि मेल का एक्स है। ठीक है बच्चों, ये थोड़े बड़े बन गए, जगह कम पड़ जाती है, फिर हमें थोड़ा छोटा कर दूंगा इसे। पहले बना देते, मैं चाह रहा था कि दोनों को साइड बाय साइड ले लेते हैं, चलो फिर बाद में कर देंगे, पहले वो कर देंगे इसे। ठीक है, कौन कौन से दो कैरेक्टर लिए हैं इसमें? येलो बॉडी और व्हाइट आई। येलो बॉडी व्हाइट आई। कौन है? नहीं, फीमेल इसकी रेसेसिव है और मेल इसके क्या है? डोमिनेंट। डोमिनेंट को क्या कहते हैं? वाइल्ड टाइप। जो डोमिनेंट होते हैं उन्हें नाम से भी जानते हैं, किससे? वाइल्ड टाइप। और फीमेल कैसी है बच्चे? येलो बॉडी एंड वाइट आईज। वाइट आई का कलर है ये। अब यहाँ पे किया क्या हुआ इसने? रिसेसिव कौन है? फीमेल। और फीमेल में दो एक्स है, तो यानी दोनों एक्स अगर रिसेसिव है और ये अपियर कर रही है, इसका मतलब दोनों में यही होंगे। सामान्यतः मेंडल में हम क्या देख रहे थे? मेंडल में हम देख रहे थे जो कैरेक्टर क्या है? डोमिनेंट है, उसका कैपिटल उसी को ले रहे थे और उसी के कैपिटल लेटर्स को एज ए डोमिनेंट। और लेकिन यहाँ पे क्या है? उल्टा कर दिया। पहला उल्टा तो ये क्या किया है कि जो सिंबल्स लिए हैं वो रिसेसिव कैरेक्टर के लिए है, और दूसरा यहाँ कोई कैपिटल नहीं है, सब स्मॉल में है। जो डोमिनेंट है उसके ऊपर प्लस का साइन, उसके ऊपर किसका साइन है? प्लस का साइन। इस तरह से अगर ये समझेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब एक जीन ये है बच्चे, एक जीन ये है, और ये येलो एंड व्हाइट। येलो ऊपर है येलो नीचे है इसमें, बता दो मुझे। ऊपर, ऊपर है। फिर उसी बिल्कुल येलो
वाई, एंड ये हो गया वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? नहीं बेटे, लोकेशन ही बता रहे जीन की, यही तो इंपॉर्टेंट है, कहाँ है कौन। हाँ, लिंकेज, यही तो चीज देखनी है। अब इनके बीच में क्रॉस करा दिया गया, क्रॉस कराने के बाद क्या बनेंगे बच्चे, गैमीट बनेंगे। और F1 में क्या पोजीशन आएगी, F1 में बताओ। हम्म, क्यों आएगी येलो, मेल फीमेल का मामला भी है यहाँ, ये फूल नहीं है। देखो भैया, इसके जीन बना दो, क्या बना दो, एक बनेगा जिसमें वाई एंड डब्ल्यू, और दूसरा भी क्या है बच्चे, वाई एंड डब्ल्यू। ठीक है, यहां पर एक बना जिसमें वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और एक जिसमें ये आ गया वाई गुणसूत्र। भैया ये एक्स है, इसमें ये भी एक्स गया, ये एक्स गया, ये वाई है ना। भैया ये मेल फीमेल है, ये मटर नहीं है। क्या है, मेल फीमेल मटर नहीं है, ये मटर नहीं है, पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दो। अब क्या, मेंटल का नियम लग रहा है, मगर मटर नहीं लग रही। हाँ, यहाँ पे हमें उसके सेक्स का भी ध्यान रखना है कि वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। ठीक है, अभी तो एक सिली क्वेश्चन पूछूंगा मैं, देखो कितना बढ़िया जवाब आएगा उसका। अब भैया पनट स्क्वायर बना लें क्या, ये आ गए, ये फीमेल है तो ये इधर आ गए, और ये मेल है तो ये इधर आ गए, ये कॉम्बिनेशन बना, ये आ गया बच्चे, ये कॉम्बिनेशन जाएगा यहाँ के साथ तो क्या आएगा, फिर है, हाँ डब्ल्यू प्लस, चलो हाँ डोमिनेंट पहले आए, यहाँ पे उल्टा कर लेना। अब दूसरा रह गया, अब ये गया यहाँ, हो गया ये, यही तो बनेंगे सारे, एक जैसे ही बनेंगे ना ये दो तरह के ही बनेंगे, यानी चारों को बना के क्या फायदा फिर मुझे। ठीक है, बना दो, लो चलो, क्या बनेगा ये बताओ, वाई प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस, एक जैसे है, और ये वाई, वाई डब्ल्यू नहीं, गलत बताया है तुमने, ये लास्ट वाला, लास्ट वाला गलत बताया, देख के नहीं बता रहे, अंदाजे से बता रहे हो। दोबारा यहाँ देख लो, थोड़ा सा देखो, फिर दोबारा से देखो, ये बना रहा हूं मैं, ये दोनों है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसमें क्या गया वाई, और इसमें क्या गया डब्ल्यू, दूसरे वाले में भी क्या गया वाई, और ये क्या गया डब्ल्यू, यहाँ पे क्या गया एक में वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और तीसरे में क्या गया वाई, क्यों है इस वाई, ये क्रोमोसोम है वाई, वाई वो येलो है, या इसलिए क्रोमोसोम को खाली मैंने एल बना, वो मतलब जैसा क्रोमोसोम की शेप है वो बना दिया, इससे कंफ्यूज मत होइए। मेल, मेल गैमीट, मेल गैमीट ही है जिसमें कौन सा गुणसूत्र है, वाई गुणसूत्र है, लेकिन कैरेक्टर इसमें कोई नहीं है, क्यों नहीं है, ना ये येलो के जीन है इसके ऊपर ना, क्योंकि ये जीन एक्स क्रोमोसोम पे रहता है, वाई पे तो रहता ही नहीं, ये जीन जो है वाई पे नहीं रहते हैं। क्लियर हुई बात या नहीं। अब चलो भाई, अब ये मिलाओ इससे, क्या आ गया, क्लियर। अब ये यहां मिलाओ, हाँ मेल, यानी कि ये मेल बन गया, जब ये इससे मिलेगा तो ये, और जब ये इससे मिलेगा तो ये, है ना। चलो अब इसे मिलाओ, अब आजा भाई,
चलो ये इससे मिलाओ, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाई, और ये आगे बात समझ में है? देखो समझ में नहीं आ रहा? अच्छा, इसे दो हिस्सों में बांटो, एलील बनेगा ना इससे, होमोलॉगस गुणसूत्र है, एक अंडे में ये जाएगा, एक अंडे में जाएगा, तो एक अंडा तो ये रहा जिसमें वाई और डब्ल्यू आया, एक अंडा वो रहा जिसमें वाई और, ये गुणसूत्र नहीं है, ये जीन है। ये क्या है? इन गुणसूत्र पर लगे हुए जीन, ए लो, ये जीन, ये भी बना दिया मैंने, अब आ जाएगा समझ में तुम्हारी, ये गुणसूत्र बना दिया। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं इससे बाद फिर वही डायग्राम सेम का सेम बनाऊंगा जो क्रोमोसोम के साथ है। यहाँ मैंने शॉर्ट करने के लिए क्रोमोसोम को हटा दिया था। यहां पर क्या बनेगा भैया? एक गुणसूत्र ऐसा बनेगा जिसपे वाई प्लस डब्ल्यू प्लस होगा, और एक क्रोमोसोम ऐसा आएगा जिसपे कुछ नहीं होगा। ठीक है? कितने प्रकार के गैमीट, मतलब कितने गैमीट हो गए? 4 हो गए, 2 यहां से 2 यहां से। अब कनेक्ट स्क्वायर से इनकी कॉम्बिनेशन है, ये इससे भी मिल सकता है, ये इससे भी मिल सकता है, ये इससे भी मिलेगा, और ये वो संभावना मैंने यहां दिखाई है। यहाँ पे एक गुणसूत्र ये रहा बच्चे, एक गुणसूत्र ये रहा, ऐसे एक माँ से आया एक बाप से आया, एक माँ से आया एक बाप से आया, ये माँ से आया ये बाप से आया, ये माँ से आया ये बाप से आया। अब आगे बात समझ में है? क्या दिखाई दे रहा? एक तरह के मेल और एक तरह के फीमेल। एनसीईआरटी में एक को गायब करके केवल एक चीज दिख रहा है दूसरे, क्योंकि उसने कहा भाई ऐसे ही है तो ऐसे ही बनेंगे। हमने पनेट स्क्वायर ना, वहां पे पनेट स्क्वायर नहीं बनाएगा, केवल ये वाली कंडीशन बना रखी है ना? अब इसके बीच में क्या करा दूं मैं सर? किस किस के बीच में कराऊं? सुनो तो बता बेटा, ये 4 हमें मिले नहीं, वहां पर तो हम किसी ना किसी के बीच में कोई से भी 2 पकड़ के करा देते थे। यहाँ पे मैं क्रॉस किस किस के बीच में कराऊं? इसमें इसमें इन दोनों में आपस में, इन दोनों में आपस में, या इन दोनों में, या इन दोनों में, कौन सी संभावना है ज्यादा? किसमें कराऊं? इन दोनों में, इन दोनों में, या यू क्रॉस? बता दे कोई सी है? यू, यू क्यों ना कराऊं? अच्छा है, क्रॉस तो किसी के बीच में भी कराया जा सकता है। अच्छा किसी बच्चे को पता है यू क्यों नहीं कराऊं मैं? कितने बच्चों को पता है? हाथ खड़ा करो। केवल 2 बच्चों ने बात पकड़ी है, क्यों नहीं कराऊं? ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, भाई क्रॉस तो मेल और फीमेल का ही होगा। फीमेल, अबे इतनी सी बात नहीं तेरे से बताई गई है? खड़ा तो तू है, हट जा। हाँ, यहाँ पे केवल संभावना एक ही बनेगी क्रॉस कराने की, है ना? मेल एंड फीमेल करा देते हैं भाई, ना करा देते हैं। किस किस के बीच में? कौन कौन है? वाई प्लस, दूसरा क्या है? अरे वाई के साथ वाई बोलो। एक पे वाई प्लस डब्ल्यू प्लस है, और एक पे क्या है? वाई और डब्ल्यू, और इसका क्रॉस किसके साथ करा रहे हैं? इसमें क्या है बच्चे? वाई एंड डब्ल्यू, यही तो है। इतनी बात समझ में आ गई? इसे हटा दो नीचे वाले को। इधर से टेबल वाले को, अच्छा इसे स्क्रीन पे, ये तो पेन होगा शायद। अच्छा ये मिटाने वाला बड़ा हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं सोचा तुम कह रहे थे स्क्रीन इधर बड़ी हो जाएगी। रखती है वैसे इधर।
अब यहीं पर खेल हुआ, यहीं पर क्या हुआ, खेल हुआ। क्या खेल हुआ भाई, क्यों पेरेंटल ज्यादा मिले, क्यों वो ज्यादा नहीं मिले, रिकॉम्बिनेंट क्यों नहीं ज्यादा मिले, यहीं पर है कहा, बताओ क्या कहा है, पास पास में, जीन दूर दूर में, जीन्स क्या है, जब जीन पास पास है तो क्या नहीं होगा, रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट। और जब रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेंगे तो ये कैसे दिखाई देंगे, पेरेंट्स की तरह दिखाई देंगे। जब रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेंगे तो किसकी तरह दिखाई देंगे, पेरेंट्स की तरह दिखाई देंगे, जैसा कि मेंडल को प्राप्त हुआ था, क्योंकि ये वाले गुणसूत्र कौन से, व्हाइट बॉडी, व्हाइट आईज एंड येलो बॉडी, व्हाइट आईज एंड येलो बॉडी, ये बहुत पास पास थे, इनमें संभावना बहुत कम रही किसकी, क्रॉसिंग ओवर की, इसलिए जो परसेंटेज 1.3% रहा किसका, न्यू कॉम्बिनेशन, और बाकी सारे क्या मिले, पैरेंटल। लेकिन जब यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक दूसरे कैरेक्टर को पकड़ के किया, व्हाइट बॉडी एंड मिनिएचर, व्हाइट बॉडी एंड मिनिएचर, यानी कि व्हाइट बॉडी एंड मिनिएचर, व्हाइट बॉडी एंड मिनिएचर, व्हाइट बॉडी एंड मिनिएचर, इनमें जीन क्या थे, दूर दूर थे, और जब दूर दूर थे तो क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया तो कितने प्रकार के गैमेट मिले, चार, कितने प्रकार के गैमेट मिले, चार प्रकार के गैमेट मिले, और जब चार प्रकार के गैमेट्स अलग अलग मिले तो ये तो वही बात होगी मेंडल ने कही था, वो होते ही परसेंटेज वो मिल गए। यहाँ पर हमें दो प्रकार के गैमेट्स मिले, यहाँ पे कितने प्रकार के मिले थे, दो, और वहां कितने प्रकार के मिले थे, चार। इस कारण से जो मेंडल, जो पीएच मॉर्गन अपनी बात को समझाना चाहते थे कि भैया लिंकेज होता है और रिकॉम्बिनेशन होता है, वो बात बिल्कुल सत्य सिद्ध, और ये एक्सपेरिमेंट इसे ही शो कर रहा है दोनों। अब ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ जाएंगे, दोनों के दोनों, जहां F1 दिखा रखी है, F1 के केवल दो पेरेंट्स उन्होंने दिखाए, एक मेल और एक फीमेल, फिर उनके बाद जब उन्होंने क्रॉस किया तो कितने कितने दिखा रखे हैं, 8 8, चार एक दिखा रखे हैं ना, 8 8 दिखा रखे हैं उन्होंने, ठीक है, बने, हालांकि वो कम्बिनेशन, वो क्या दिखा रखा है, गैमेट्स के अनुसार, किस गैमेट्स के अनुसार क्या बनेगा, क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी है, इस पे भी न्यूमेरिकल है, इस पे भी क्या है बच्चे, न्यूमेरिकल है, क्या न्यूमेरिकल है, जीन को अरेंज करना, जीन को अरेंज करना, जैसे कहा जाए कि भैया जीन पर, एक जीन पर ए बी सी डी जीन को अरेंज करो, किसे अरेंज करो, ए बी सी डी जीन को अरेंज करो, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में रिकॉम्बिनेंस परसेंटेज मान लिया 5% है, कितनी है, ए और डी के बीच में 29% है, सी और बी के बीच में 15% है, सी सॉरी बी और डी के बीच में ये 9% है, ए और सी के बीच में 20% है, ए और सी हो गया, ए और बी के बीच में, सॉरी, ए और बी के बीच में कितनी है, 20% है, ए और बी के बीच में कितनी है, 20% है, और सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में 24% है, ठीक है। एक सवाल ये दे दे और ये कहे कि भैया बताइए कहाँ लोकेशन है, कौन सा जीन कहाँ है, इनका क्रम क्या है, इस क्रोमोसोम के ऊपर इनका क्रम बताइए,
ऐसे सवाल आ जाते है ना, इसे कैसे निकालना चाहिए। देखो इसका सबसे पहले तरीका ये है, बेटे बातें नहीं, रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज यानी इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने की प्रतिशतता, इनके बीच की दूरी एक तरह से है। हाँ ये जीन्स है, ये क्या है, अगर ए बी सी डी क्या है, जीन्स है, तो इन्हें क्रोमोसोम पर आपको दिखाना है। सब अलग अलग है ना, बेटे बातें नहीं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया सबसे लंबा कौन सी दूरी, सबसे ज्यादा दूरी किस किस के बीच में है, तो ये डिपेंड करेगी ए और डी के बीच में है, तो हम ए और बी, कितनी दूरी है ये, 29 सेंटीमोर्गन। जितनी मैंने बताया था, जितनी परसेंट, 1% इजकल टू 1 सेंटीमोर्गन, 1% कितने होती है, 1 सेंटीमोर्गन के बराबर होती है। क्लियर, तो 29 हो गए। और सबसे कम किसके बीच में है, ए और सी के बीच में, ए और तो यानी सी इसके कहीं पास ही आ जाएगा, ए और डी तो दूर हो गए, सी इसके पास आ गए। ये कितना है बच्चे, 5 सेंटीमोर्गन। अब सी से बी कितना है, 15, सी से बी कितना है, 15, सी से बी आ गया 15 सेंटीमोर्गन पे। अब उन्हें मिला के देख लेते हैं, हमारे तो ए बी सी डी आगे चारों के चारों। अब ये हमने इसे पकड़ के कर दिया सेट, इसे सेट किया, इसे सेट किया, है ना, है बी और डी कितना है, 9 सेंटीमोर्गन। अब देखो सी से डी कितना है, 15 और 9 24, 24 सेंटीमोर्गन आ रहा है। और दूसरा क्या बताया था उसने, 20 कहाँ है, ए से बी, ए से बी कितना है, 20 सेंटीमोर्गन है क्या नहीं, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया। इसकी सीक्वेंस होगी क्या, आंसर क्या बनेगा, ए कोमा सी कोमा बी कोमा डी। आया समझ में, कितने बच्चों को समझ में आया ये बताओ, आ गया। सबसे पहले सबसे दूर लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे दूर लेंगे, और जो सबसे दूर है उन्हें फिर दूसरा नंबर पे सबसे पास लेंगे, और बस आधा सवाल तो हमारा यही सोल्व हो जाता है। सबसे दूर और सबसे पास में हमारा सोल्व हो जाता है। फिर वो बीच वाले को पकड़ते हैं, जो एक बीच में हमें सेट करना होता है, तो किसी एक पॉइंट से लेकर सेट कर लेते हैं, और जो रिमेन इंफॉर्मेशन बचती है उससे अपने आंसर को क्या कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। अगर सही बैठता है तो हमारी सीक्वेंस जो है बिल्कुल सही। अभी इस पे और न्यूमेरिकल करेंगे हम, अभी तो आज केवल समझाने के हिसाब से तुम्हें न्यूमेरिकल बताया, तो आपने देखा कि रिकॉम्बिनेंस परसेंटेज जितनी है, जीन की दूरी भी उतनी ही बढ़ती घटती है। ठीक है, और उसका फार्मूला लिख लिया था रिकॉम्बिनेंस परसेंटेज का, क्या था, ठीक है, हाँ एक सवाल अगर मैं ये बोल दूं आपसे कि भैया 1000 ऑफ स्प्रिंग में से 700 जो है, क्या है, 700 पेरेंटियल है, 700 क्या है, पेरेंटियल कॉम्बिनेशन वाले हैं, तो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज बताओ। 1000 में से अगर 700 जो है पेरेंटल है, तो इसकी क्या निकालनी है, रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज या क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज निकालो। है कितनी, 30%। कितनी आएगी, कैसे निकली 30%,
देखो भाई 1000 टोटल है, 1000 में से 700 गए, तो 300 ऐसे हैं जो क्या है, रिकॉम्बिनेंट है। तो मैंने फार्मूला आपको बता ही है, 300/1000 गुना 100 इजिकल टू 30%। एक और चीज समझते हैं जिसपे न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट किए, तो अपने एक्सपेरिमेंट ने उन्होंने ऐसे, बेटे बातें हो रही है बहुत, और आज तो तू भी बात कर रहा है, जो कभी बात नहीं, आगे आगे बैठ, तू बिगड़ता जा रहा है बेटा, आगे बैठ बिल्कुल। नहीं, उससे मत पूछ, वो बता देगा तुझे, तुझे पता है वो बता नहीं सकता, फिर पूछ रहा तू उससे। हाँ, ठंड में तो वैसे ही जम रहा है उसका, पहले जमा हुआ तो नहीं, और ठंड में काफी जम जाएगा। आगे बढ़ो। सामान्यतः मेंडल ने अपने कैरेक्टर ऐसे चुने जो बिल्कुल डिस्टिंक्ट थे। डिस्टिंक्ट का मतलब स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, जैसे वायलेट, जैसे व्हाइट, टॉल या ड्वार्फ, राउंड या रिंग। ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं था जिसमें ग्रेडिएशन हो। ग्रेडिएशन क्या है, जैसे हम हाइट की बात करें, तो हाइट के जीन क्या बिल्कुल लंबे हैं या बिल्कुल बौने आदमी है, आप देखते हैं कि एक ग्रेडेशन है। हर हाइट का व्यक्ति हमें दिखाई देता है, हर हाइट का व्यक्ति हमें दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि ये वो जीन है, ये वो ऐसे कैरेक्टर हैं जो एक से ज्यादा जीन के द्वारा क्या होते हैं, गवर्न होते हैं। एक से ज्यादा जीन इन्हें कंट्रोल करता है। जब कोई फिनोटिपिक कैरेक्टर एक से ज्यादा जीन द्वारा एक्सप्रेस हो, तब हम इस घटना को क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं बच्चों, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ऐसे कुछ कैरेक्टर आदमी में भी पाए जाते हैं, जैसे एक तो मैंने बताया हाइट का ही है, एक आपका है स्किन कलर। क्या है, स्किन कलर है, 3 से ज्यादा जीन द्वारा गवर्न हो रहा है, वो 3 जीन द्वारा गवर्न हो रहा है ना। ऐसे ही आपकी इंटेलिजेंस है, क्या है, 25 से ज्यादा जीन उसे कवर कर रहे हैं। और एक और बात है बच्चे, जहां पर पॉलीजेनिक होता है ना, वहां पर एक्सप्रेशन करने के लिए जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है ना, वो भी जिम्मेदार हो जाती है, वो भी रोल अदा करती है। ऐसा नहीं है केवल जीनिक है वो। हाँ, जैसे मैंने इंटेलिजेंस की बात कही, इंटेलिजेंस होने का मतलब ये थोड़ा ना कि सारे इंटेलिजेंट के अंदर जो जी, ठीक है वो इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन एनवायरमेंट क्या करेगा, मान लिया एक इंटेलिजेंट पैदा हो गया, पढ़ा वो हरुपनी, नीट के एग्जाम में जाके बैठ गया, क्या वो क्रैक कर लेगा उसे, नहीं। एक कम इंटेलिजेंस है उसकी अपेक्षा, लेकिन वो रोज प्रैक्टिस करता है, रोज मेहनत करता है, तो उसकी संभावना ज्यादा होगी। तो इसलिए मैंने कहा एनवायरमेंटल जो हम बात कर रहे हैं, वो इसमें मायने रखता है। ठीक है, सपोज कीजिए हम स्किन कलर की बात करते हैं, स्किन कलर 3 जीन के द्वारा गवर्न हो रहा है, ए बी एंड सी। इसके एलील क्या हो गए, जब ये डोमिनेंट होता है, क्या होता है, तो आदमी का कलर डार्क होता है, एक्सट्रीम डार्क। और जब ये रेसेसिव होता है, तो एक्सट्रीम फेयर होगा। एक्सट्रीम क्या होगा, फेयर। और है, ये तो म्यूटेंट हो जाएगा, ये तो गोरा नहीं ब्लैक है ये तो ना। तो भैया अब ये कितने जीन है, कितने एलील है, 6 जीन है। कितने, 6। 6 के 6 क्या है, डोमिनेंट है, और ये 6 के 6 क्या है, रिसेसिव है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम फेयर, एक्सट्रीम डार्क, और ये एक्सट्रीम फेयर। लेकिन क्या ऐसे ही लोग मिलते हैं हमें, या ज्यादातर तो हमें जो मीडियम है वो वाले लोग मिलते हैं। तो ये किस बात पे डिपेंड करता है,
ये इनके कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है कि भैया कितने क्या है, डोमिनेंट है उसमें और कितने रिसेसिव। नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन एंड नंबर ऑफ रिसेसिव जीन डिपेंड करा देते हैं कि कोई प्राणी में स्किन का कलर, उसकी हाइट या इंटेलिजेंस कैसी रहने वाली है ना, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन। ठीक है। और भैया नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन घट बढ़े, जब इतने सारे जीन होते हैं तो ये घटते बढ़ते भी हैं क्रॉसिंग ओवर के द्वारा, है ना। एक ही माँ बाप की संतान एक जैसी इंटेलिजेंट नहीं होती, एक जैसे रंग नहीं होते, उसमें भी चेंज आ जाते हैं, एक जैसी हाइट नहीं रहती, उनमें भी घट बढ़ होता है। तो यानी उन जीन के बीच में कहीं ना कहीं क्रॉसिंग ओवर के मामला बट गया, है ना। इसे ही हम कहेंगे क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं। क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल आ गया कि भैया एक व्यक्ति है जिसमें हाइट जो है उसकी 3 जीन द्वारा ए बी सी के द्वारा गवर्न हो रही, इन जीनों के नाम रख दिए उसने ए बी सी, और जब उसमें डोमिनेंट है पूरे के पूरे तो उसकी हाइट है 160 सेंटीमीटर। कितनी है, 160 सेंटीमीटर। और जब वो जीव रेसेसिव है तो उसकी हाइट है 100 सेंटीमीटर। कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो ए ये जो जीनोटाइप है इनमें इनकी हाइट कितनी होगी, ये अगर किसी का ये जीन लेके पैदा हो जाए तो उसकी हाइट कितनी होगी, ये जीन लेके पैदा हो जाए तो उसकी हाइट कितनी होगी। अगर एक पेरेंट्स की ये है डोमिनेंट में और एक पेरेंट्स की रिसेसिव में ये, क्या जीन ट्रांसफर क्यों हो गया, पहली पीढ़ी में और फिर पांचवी पीढ़ी में आ गए। हाँ क्यों नहीं, जैसे सर पापा 5 फुट के, हाँ लड़का हो गया 6 फुट का, हाँ ये क्या करना सर, दादा दादा के भी तो कुछ जीन होंगे जो तेरे पापा में नहीं पूछे होंगे, लेकिन वो जीन है तो उसमें कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं, वो भी है, वो भी पढ़ेंगे अभी जेनेटिक्स को जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे। जेनेटिक्स देखो, जीन्स की मास्किंग भी होती है। सुनो बच्चों, जीन होता है लेकिन एक विशेष एंजाइम से उसकी मास्किंग हो जाती है। मास्किंग जानते हैं जीन की क्या होती है, मास्किंग कहते हैं जब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को छिपा लेता है। मास्किंग, मास्क जैसे पहन ले तो छिप जाता है, उससे एक्सप्रेस नहीं होने देता, और जब उसे प्रोटीन मास्किंग वाला नहीं मिलेगा तो वो एक्सप्रेस हो जाता है। ठीक है। तो अभी जेनेटिक्स इतनी छोटी नहीं जितनी आपने पढ़ी है, अभी तो आप शुरुआत कर रहे हैं जेनेटिक्स पढ़ने की, अभी बहुत फैक्टर आएंगे ह्यूमन जेनेटिक्स में। तो हाँ जी, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम जो एलील है, जो जीन है, उनकी रेंज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेंज, और फिर उनकी हाइट को देखेंगे। इसे समझिए बेटे, बातें नहीं तू बात करके बाकी का नुकसान कर रहा है, अगर तुझे नहीं पढ़ना तो बाहर चला जा बिल्कुल तुरंत। ये भी मैंने ये बात समझाई थी, फिर नहीं समझ में आ रही है। भाई दूसरे का नुकसान ना करो, आपको नहीं पढ़ना, चल जाओ बाहर। देखिए ये कौन सी कंडीशन में है, डोमिनेंट में। कितने जीन थे, तो जी एलील हो गया ए ए बी बी सी सी, और यहां पर क्या कंडीशन बन जाएगी। अब यहां से दो बातें आ गई हमारी कि भैया मैक्सिमम कंडीशन में 160 सेंटीमीटर से ऊंचा नहीं जा सकता किसी भी कीमत पे, और मिनिमम जब कोई भी डोमिनेंट जीन नहीं है तो 100 सेंटीमीटर से कम नहीं आ सकता। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। अब यहां पर डोमिनेंट जीन कितने हैं, 0, और यहां पे डोमिनेंट जीन कितने हैं, 6। तो रेंज कहां पहुंची बच्चा, 0 से 6, 0 से 6, और डिफरेंस कितना है, 100 माइनस 160 माइनस 100 बराबर 60, और कितने जीन है टोटल,
6। तो पर जीन के हिस्से में कितना आया? 60/6 इजिकल टू 10 सेंटीमीटर। यानी कि एक जीन के प्रजेंट से, डोमिनेंट जीन के प्रजेंट से 10 सेंटीमीटर ऊंचाई में इजाफा होता है अगर वो बिल्कुल रिसेसिव से चलते हैं तो। इज दैट क्लियर? अब इस वाले केस में देखिए कितने डोमिनेंट जीन है? 5 है। एक ही तो रिसेसिव जीन है। 6 में से कितने डोमिनेंट है? 5। 1 2 3 4 5 डोमिनेंट जीन है। देखो जीरो जहां है वहां 100 है, और जहां 6 है वहां 160 है। तो हम तो जीरो से आगे लेके बढ़ेंगे इसे आगे। ठीक है। अब 5 डोमिनेंट और एक जीन से कितना फर्क पड़ रहा है? तो 5 से कितना पड़ गया? 4 सेंटीमीटर का। तो भैया अगर इसमें एक भी जीन डोमिनेंट नहीं था तो ये था 100 सेंटीमीटर का, लेकिन 5 इसमें आ गए तो इसकी हाइट कितनी जुड़ गई? 50 सेंटीमीटर। तो ये कितने का हो गया? 150 सेंटीमीटर। आई बात समझ में या नहीं? डोमिनेंट जीन कितने इसमें? 5। तो हाइट कितनी इंक्रीज हुई इसकी? 50। और अगर डोमिनेंट जीन एक भी नहीं था इतनी हाइट से तो पैदा ही होता है। कितनी हाइट से पैदा होता? 100 से। 100 से तो पैदा ही होता ना। लेकिन 100 में से क्या हुआ? 5 डोमिनेंट जीन आ गए। तो यानी 5 डोमिनेंट जीन बनते ही इसकी हाइट 50 सेंटीमीटर और इंक्रीज होगी इन जीन के कारण। तो टोटल हाइट का कितना हुआ वो? 150 का। इस वाले केस में देखो कितने डोमिनेंट जीन है? तो कितनी हाइट बढ़ेगी? 20। कितनी बढ़ेगी? तो ये कितने का होगा? 100 प्लस 20 इजिकल टू 120 सेंटीमीटर। क्लियर? इसमें कोई भी जीनोटिपिक जोड़ के दे के अरेंज में कोई भी जीनोटिपिक कंडीशन दे के वो आपसे पूछ सकता है। इस तरह के न्यूमेरिकल भी आते हैं। दोबारा देखिए, इसे मिटा के दोबारा बताऊं या यहीं बताऊं? यहीं बता दो। भैया उन्होंने कहा हाइट का जीन जो है, हाइट का जीन 3 जीन के द्वारा गवर्न हुआ। ठीक है। जब ये तीनों जीन अपने डोमिनेंट फॉर्म में होते हैं तो मैक्सिमम हाइट कितनी जा रही है? 160। लेकिन जब सभी जीन रेसेसिव फॉर्म में होते हैं तो हाइट कितनी जा रही है? 100। इसका मतलब आप देखें यहां पर एक भी डोमिनेंट जीन नहीं है तो नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन कितना हो गया? 6। और यहां डोमिनेंट जीन कितने हैं? 6। यानी अगर कोई भी डोमिनेंट जीन नहीं है तो हाइट कितनी जाएगी? है? कोई भी डोमिनेंट जीन नहीं है तो 100। और कुल कितने डोमिनेंट जीन बढ़े? 6। 6 के बढ़ने से हाइट कितनी बढ़ गई? 60। तो एक के बढ़ने से कितनी बढ़ेगी? 10। इतनी बात क्लियर हो गई? अब इसने कहा इसमें बताओ। अब आपने इसमें देखा डोमिनेंट जीन कितने हैं? तो एक के बढ़ने से कितनी बढ़ती थी? 10। 5 के बढ़ने से कितनी बढ़ती थी? 50। मतलब जब उसमें डोमिनेंट जीन था ही नहीं तो हम 100 तो मान के चलेंगे ना। 100 से तो हम शुरुआत करेंगे ना। 100 प्लस 50 150 हो गई। दूसरे केस में पकड़ा हमने, डोमिनेंट जीन कितने मिले? 2 ही। तो हाइट कितनी बढ़ी 100 से आगे? 20 ही। तो 100 में 20 जोड़ दिया। ऐसी और भी कॉम्बिनेशन हो सकता है उसमें। आप देखते डोमिनेंट जीन के। तो ये बात डिपेंड करता है कितने डोमिनेंट, कितने जीन के ऊपर कोई कैरेक्टर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे 3 की बजाय 4 भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते थे, 6 भी हो सकते थे, 7 भी, 8 भी। है ना? मैंने कहा इंटेलिजेंस के केस में कितने हैं? 25। तो 25 वाला तो तुम्हें क्यों देगा सवाल? इतना बड़ा तो सवाल नहीं देते क्योंकि वो अव्यवहारिक हो जाएगा। तो इससे हम हाइट निकाल लेते हैं। एक बात ध्यान रखिए, जब भी कोई पॉलीजेनिक कंडीशन होती है उसमें सबसे ज्यादा जो नंबर रहता है वो किसका रहता है? जो इंटरमीडिएट होते हैं। जो क्या होते हैं? इंटरमीडिएट की संख्या सबसे ज्यादा है। इस संसार में काले भी हैं, इस संसार में गोरे भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या इंटरमीडिएट की, एक्सट्रीमली ब्लैक और एक्सट्रीमली फेयर की नहीं है, बल्कि किनकी है? 140 करोड़ तो हम ही है ना। 140 करोड़ तो हम ही है हिंदुस्तान में अकेले। हाँ? यहां तक बात समझ में आ गई? इसमें कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं आप। हैं? यहां तक बात समझ में आ गई? यहां पर क्या हुआ था? एक जीन को किसने कवर किया था?
हैं? कई जीन क्या कर रहे थे, एक कैरेक्टर को एक फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में, इसका उल्टा भी तो हो सकता है क्या? हाँ, जब एक जीन एक से ज्यादा फिनोटिपिक प्रेजेंटेशन को क्या करे, प्रभावित करे, तब हम इसे क्या कहते हैं? क्लियो। जैसे कि एक बीमारी है, कौन सी? फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये किस पे ये एक एंजाइम बनाती है, एक जीन होता है जो क्या एंजाइम बनाता है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज। क्या बनाता है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज। और जब ये जीन म्यूटेंट होता है, जब इस जीन में म्यूटेशन आता है, परिवर्तन आता है, तो केवल यही जीन, यही नहीं होता कि भाई यही बन गया, इसके अलावा कुछ और बातें भी हो जाती हैं। क्या? इंटेलिजेंसी है उसके, वो बिहेवियर उसका जो है बिल्कुल ऐसा हो जाता है, नॉनसेंस वाला हो जाता है। स्किन कलरेशन, है ना, बिहेवियर उसका, ये सब चीजें इफेक्ट करता है। क्यों इफेक्ट होती है? क्योंकि वो उसकी पूरी की पूरी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उन्हें क्या करता है, कई मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या कर देता है, वो प्रभावित करता है। कई मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या कर देता है, वो प्रभावित कर देता है। इस कारण से ये कंडीशंस बन जाती है। इज दैट क्लियर? तो यहां तक बात समझ में आ गई सब बच्चों को? जो न्यूमेरिकल बताए थे वो समझ में आए? न्यूमेरिकल किस किस पे आए आपको? सबसे पहले हमने शुरू किए थे मेंडलियन पे, फिर रिकॉम्बिनेंट पे, और पॉलीजेनिक पे, है ना। और उससे पहले हमने थोड़े से मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बताए थे आपको, है ना। तो ये एंजाइम, इन पे ये जो मैंने तुम्हें बताए हैं न्यूमेरिकल, ये बेसिक न्यूमेरिकल है, यानी इनमें मॉडिफिकेशन होगा बीच बीच, ठीक है ना। क्योंकि आपने सिंपल सिंपल सीधे सीधे किए हैं, तो पूछ सकता है कि भाई ये करके ये बताओ, ये करके ये बताओ, लेकिन अगर आपने बेसिक समझ लिया तो आप उन्हें आराम से कर ले। ठीक है बच्चों? थैंक यू। हाँ जी।